हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लोकल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन विद नेक्स्ट ऑथ इन नेक्स्ट जेएस। तो आज के क्लास में हम लोग ऑथेंटिकेशन सीखेंगे नेक्स्ट जेएस में, लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्यूटोरियल की तरह नहीं होने वाला है। मैं आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन से आप अपने मतलब का चीज़ कैसे निकाल सकते हैं और किस तरीके से अपने ऐप में यूज़ कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। साथ साथ आपके साथ करते हुए डॉक्यूमेंटेशन को में नेविगेट करते हुए जो जो चीज़ मुझे काम में लगती रहेंगी वो चीज़ मैं आपके सामने सर्च करूँगा, उसे सीखूँगा खुद से और उसे इम्प्लीमेंट करूँगा, जिससे आपको भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में और समझने में आसानी होगी और आप इस चीज़ को सीख पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक नेक्स्ट.जेएस का ऐप बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे तो आप यूज़ किस में करेंगे ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो कुछ लोग शायद होंगे जिन लोगों को नेक्स्ट.जेएस के बारे में नहीं पता है, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है जिसमें आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही कोड एक साथ लिख सकते हैं। एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट.जेएस के डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉलेशन में आ गए हैं, और इस कमांड की मदद से हम लोग अपना नेक्स्ट.जेएस का जो एप्लीकेशन है अपने लोकल मशीन पे इंस्टॉल करेंगे। तो आ गए हम लोग अपने वी एस कोड में और इसको पेस्ट करते हैं। अब देखिए ये जो देख रहे हैं @latest, इसके बाद आपको अपने नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन का नाम देना पड़ता है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना चुका हूँ, मतलब एक फोल्डर बना चुका हूँ, और मुझे जो कोड का स्ट्रक्चर चाहिए वो इसी एप्लीकेशन के अंदर, मतलब फोल्डर के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, नाम ना देके बस जस्ट एक डॉट दूंगा और ये क्या करेगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, हाँ। मुझे ये स्लिंट चाहिए, हाँ। टेलविंड इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। टेलविंड चाहिए, हाँ। नो नो नो। ज़्यादातर चीज़ें स्टैंडर्ड है, आप सब आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंज करना होगा तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन बन रहा है, जब तक ये बनता है तब तक हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑथ के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, नेक्स्ट ऑथ का डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑथ जो है वो चेंज हो गया है और अब बन गया ऑथ.जेएस। इसका नाम चेंज हो गया, बस आप यही समझ सकते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें और चेंज हुई हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों डॉक्यूमेंटेशन को खोल के रखें, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे अच्छे से नहीं बताई गई हैं। तो मैं कभी कभी यहाँ पे आके उसका रेफरेंस आपको दूंगा और खुद भी लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ऑथ.जेएस का वेबसाइट या डॉक्यूमेंटेशन। तो हम लोग आते हैं गेटिंग स्टार्टेड में, और हम लोग नेक्स्ट.जेएस से बना रहे हैं। देखिए इन सब एप्लीकेशंस में आप ऑथ.जेएस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सप्रेस ऐप। अगर आप एक मंस्टैग ऐप बना रहे हैं तो आप एक्सप्रेस में लिखते हैं ऑब्वियसली बैकएंड, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। आप स्वेल्ट में यूज़ कर सकते हैं, क्विक में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट.जेएस में सीखेंगे। नेक्स्ट.जेएस में हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसे करके होता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा नेक्स्ट ऑथ को अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे बन गया है, रेडी हो गया है। तो मैं आपको एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो ये जो नेक्स्ट.जेएस का मैंने ऐप बनाया है ये फॉलो करता है ऐप राउटर को। ठीक है, मतलब पहले एक अलग तरीके का राउटर यूज़ होता था नेक्स्ट.जेएस में। अगर मैं जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पेजेस राउटर बोल के भी है। ये पुराना है, मतलब अभी ज़्यादातर जितना भी नया एप्लीकेशन आप देखेंगे उसमें ऐप राउटर ही यूज़ होता है। आप चाहे तो पेज राउटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया गया है नेक्स्ट ऑथ की वेबसाइट है। बट आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ऐप राउटर ही यूज़ करेंगे। तो मैं बता देता हूँ ऐप राउटर में जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो जो ऐप है, ठीक है, इसके अंदर आपका सारा राउट्स होगा। राउट्स क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं nextjs.org/docs/app, ये होता है एक राउट। ठीक है, तो आप जो राउट होता है, जब अगर आपने कभी रिएक्ट में एप्लीकेशन बनाया होगा तो आप राउटर का यूज़ करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम के पेजेस को राउट करने के लिए अलग अलग यूआरएल्स में। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये आप जो देख रहे हैं ना page.tsx, ठीक है, ये क्या है, ऐप जो फोल्डर है उसके जस्ट डायरेक्टली अंदर है। तो इसका जो यूआरएल होगा वो होगा जस्ट स्लैश। जैसे मैं अगर आपको इसको रन करके दिखाऊँ, अभी मैं इसे रन करूँगा तो ऑब्वियसली ये चलेगा। तो npm रन डव करके मैंने रन किया इस एप्लीकेशन को, और हम लोग जाते हैं लोकल होस्ट 3000 में। तो देखिए ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है,
ये देखिए अभी यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 है, उसका कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, एक स्लैश है और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये कौन सा पेज रेंडर कर रहा है, ये आपका जो ऐप के जस्ट अंदर जो पेज है, ठीक है, उसको रेंडर करेगा। और इसमें मैं समझ लीजिए मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, फोल्डर समझ लीजिए मैं बना देता हूँ डैशबोर्ड। और तो ये क्या हो गया, एक नया यहाँ पे राउट बन गया। कैसे बन गया, और ये कन्वेंशन है कि आप जब भी कोई राउट नया बनाएंगे तो वो जो राउट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको JSX या जो एलिमेंट्स आपको दिखाने हैं वेबसाइट पे, वो page.tsx के अंदर होगा, ठीक है। RAFC करते हैं, या यहाँ पे आया, ये क्या है, डैशबोर्ड पेज है, डैशबोर्ड पेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट आपको हेलो वर्ल्ड देता हूँ, जस्ट आइडिया देने के लिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर आप जाएंगे डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड, तो अब देखिए ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है जो मैंने वहाँ पे बनाया था, जबकि मैंने कोई भी राउटिंग नहीं किया यहाँ पे। जस्ट मैंने ऐप के अंदर एक डैशबोर्ड नाम का फोल्डर बनाया, उसमें मैंने page.tsx बनाया, और स्लैश डैशबोर्ड जो है वो अपने आप एक राउट बन गया। तो अब देखते हैं, अगर मैं इस डैशबोर्ड की जगह इसको अबाउट कर दूँ तो देखिएगा अबाउट का कोई राउट नहीं है मेरे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये क्या देगा, देखिए 404 नॉट फाउंड, कोई भी पेज फाउंड नहीं हुआ। तो ये बहुत ही एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया आपको कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो हम लोग आज तो Next.js के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग Next.js में जो ऑथेंटिकेशन होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपको Next.js का भी एक ऐसा एक वीडियो चाहिए या कोर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे तो ज़रूर हम लोग लॉन्च करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि ये जो मतलब आते हैं यहाँ पे और हम लोग अपने होम पेज में जाते हैं। तो देखिए ये जो एप्लीकेशन है, ये तो इनबिल्ट जो डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसको मैं पूरा हटा देता हूँ और एक नया एप्लीकेशन यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, तो आप देखिए ये चेंज हो गया, तो ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट ऑथ में। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया था, हम लोग कर दिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन को बंद करते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये नेक्स्ट ऑथ जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद का क्या स्टेप्स है, हम लोग जैसे जैसे यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है वही स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, और आपको भी ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत लगेगी और आपको इजी होगा आगे के टाइम पे। जब भी हो ही सकता है, जैसे अगर आप नेक्स्ट ऑथ में जाएंगे, ठीक है, ये वर्जन 4 तक है, वर्जन 5 से Auth.js हो गया, ठीक। अब आप अगर नेक्स्ट ऑथ यूज़ कर रहे थे तो Auth.js में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमेशा आपके पास कोई ट्यूटोरियल रहेगा ही। तो मैं आपको जो आज सिखाऊंगा, आप अपने आप से इसमें जाके सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन जैसे आगे बढ़ती है उस तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ये लाइन एग्जीक्यूट करना है। ये क्या करेगा, आप जब भी कोई भी ऑथेंटिकेशन करते हैं, ठीक है, तो एक ऑथ सीक्रेट लगता है। वो क्या करता है, आपके टोकन्स को एन्क्रिप्ट करने का काम करता है। ये एकदम अलग सा एक मतलब ऑथेंटिकेशन बैकग्राउंड में किस तरीके से होता है उससे रिलेटेड है। इसमें हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कैसे होता है। तो ये अगर हम लोग रन करते हैं ना, हम लोगों के एप्लीकेशन में अपने आप एक ऑथ सीक्रेट जनरेट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे एक .env.local फाइल यहाँ पे बन गया अपने आप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये एप्लीकेशन का जितना भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स है वो इस फाइल में या .env फाइल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे उसने एक ऑथ सीक्रेट बना दिया। अब इसको आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने आप से .env.local बना के ऑथ सीक्रेट बना सकते हैं। आपको वो कमांड रन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वेबसाइट पे दिया हुआ है तो ये क्या होगा, एक रैंडम सा स्ट्रिंग बना दिया जो कि एक ऑथ सीक्रेट की तरह यूज़ होगा आपका कोई भी डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए। और आपका जो JWT टोकन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, JWT ऑथेंटिकेशन, तो उसको भी एन्क्रिप्ट करने में काम आएगा ये। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो देखिए स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ न्यू auth.ts फाइल एट द रूट ऑफ योर ऐप विद द फॉलोइंग कंटेंट, ठीक है। रूट ऑफ योर ऐप क्या होता है, ये ऐप नहीं, जो ऐप फोल्डर है ये ऐप नहीं, जो आपका पेरेंट जो फोल्डर है, मतलब नेक्स्ट ऑथ लर्न जो है यहाँ पे फोल्डर है, उसमें आपको एक नया फाइल बनाना है auth.ts।
ये पहले अलग तरीके से होता था, अब ये अलग तरीके से होता है। पहले आपको एक राउट बनाना पड़ता था। अगर आप नेक्स्ट ऑथ के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे एक तो अलग सा राउट बनाना पड़ता है, फिर एक ऑप्शंस डॉट टी एस नाम का फोल्डर बनाना पड़ता है जिसमें आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑथ डॉट टी एस का हम लोगों ने फाइल बनाया और हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसा है वैसे ही कॉपी कर देंगे। इसमें भी हम लोग को बहुत सारे चेंजेस करने का ज़रूरत है, लेकिन हम लोग उसको बाद में करेंगे। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे जैसा था वहाँ पे पूरा चीज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को राउटर बनाना है। क्यों? क्योंकि जब भी ऑथेंटिकेशन होगा ऑब्वियसली एक राउट पे वो ट्रांसफ़र करेगा चीज़ों को कि इस राउट में आकर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। अगर आपने कोई भी बैकएंड प्रोग्रामिंग पहले कर रखा है तो वो राउट तो हम लोगों को बनाना ही पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा? तो देखिए नेक्स्ट जेएस में दो तरीके के राउट्स होते हैं। एक होता है बैकएंड का राउट, मतलब एपीआई राउट, और दूसरा होता है पेज राउट, ठीक है। तो ये जो पेज डॉट टी एस एक्स है ये बनाता है पेज राउट को। अब ये आपका एपीआई राउट कैसे बनता है, तो हम लोग सेम फोल्डर स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऐप है, उसके अंदर एक एपीआई का फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम बनाते हैं एक एपीआई का फोल्डर। एपीआई की फोल्डर के अंदर हम लोगों को एक ऑथ का फोल्डर बनाना है, ऑथ, और ऑथ के फोल्डर के अंदर हम लोगों को एक स्पेशल टाइप का फोल्डर बनाना है नेक्स्ट ऑथ नाम का। चेक कर लेता हूँ, यही है ना, हाँ 3 डॉट फिर नेक्स्ट ऑथ। ये एक स्पेसिफिक टाइप का मतलब फोल्डर है। ये क्या करता है कि आप जितने भी तरीके के वेरिएबल्स अपने या पैरम्स अपने रिक्वेस्ट में भेजेंगे वो अपने आप इसको डिस्ट्रक्चर कर देता है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं नेक्स्ट जेएस के वेबसाइट में जाके, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, राउट डॉट टी एस। जैसे आपका पेज डॉट टी एस एक्स क्या करता है, पेजेस को या जो जे एस एक्स एलिमेंट्स है उसको आपको रेंडर करता है। राउट डॉट टी एस फोल्डर की मदद से आप एपीआई राउट्स बना सकते हैं, मतलब बैकएंड का कोड लिख सकते हैं जो आसान भाषा में आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। इसके अंदर अभी फिलहाल हम लोग ये कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मिडिल वेयर है, तो अभी हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा कि मिडिल वेयर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, अभी तक हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने सबसे पहले एक ऑथ डॉट टी एस बनाया। ये फोल्ड फाइल क्या करेगा, ये फाइल आपको इनेबल करेगा कि आपको किस तरीके का ऑथेंटिकेशन डालना है, क्योंकि नेक्स्ट ऑथ बहुत सारे तरीके के ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। आप गूगल से, गिटहब से, यहाँ तक कि अपने खुद के क्या बोलते हैं क्रेडेंशियल से भी लॉगिन या लॉग आउट और साइन इन करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको किस तरीके से साइन इन करवाना है, किस तरीके का ऑथेंटिकेशन देना है, वो आप इस फाइल में पूरी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। और राउट डॉट टी एस क्या करता है, राउट डॉट टी एस कुछ भी नहीं करता। आप जो ऑथ डॉट टी एस आप फाइल बना रहे हैं, ठीक है, वो तो एक राउट एपीआई राउट है नहीं, ठीक है। तो ऑथ डॉट टी एस में कोई भी रिक्वेस्ट आपका रिडायरेक्ट होगा नहीं। तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, एक राउट डॉट टी एस फाइल में ही रिडायरेक्ट होगा। तो ये राउट डॉट टी एस क्या कर रहा है आप देखिएगा, यहाँ पे ये ऑथ डॉट टी एस फाइल से इसने सारे हैंडलर्स को इंपोर्ट कर दिया। क्या किया, इंपोर्ट कर दिया, ठीक। और हैंडलर्स क्या होता है, उसमें से क्या किया इसने, गेट और पोस्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर आप गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं इस राउट पे तो वो हैंडल होगा कहाँ पे, ऑथ डॉट टी एस में, और वो आप जो लॉजिक है वो कहाँ दिखेंगे, ऑथ डॉट टी एस में दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई कि किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग जाते हैं ऑथेंटिकेशन, नेक्स्ट फाइल में जाते हैं, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप ये सब चीज़ें थोड़ी पढ़ें। मैंने पढ़ रखा है तो मैं दोबारा से आपको यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ। तो हम लोग अब जाते हैं ओऑथ में। ओऑथ हम लोग सीखेंगे अपने अगले नेक्स्ट सेक्शन में, जब हम लोग गिटहब और गूगल से लॉगिन करना सीखेंगे। अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा वो होगा क्रेडेंशियल से कैसे लॉगिन किया जाता है। तो अब यहाँ पे वार्निंग वगैरह देख रहे होंगे कि अभी सजेस्ट नहीं किया जाता कि क्रेडेंशियल से लॉगिन करना, क्योंकि पासवर्ड वगैरह डेटाबेस में सेव करना पड़ता है और भी बहुत सारा सिक्योरिटी इशूज़ हो सकता है, तो प्रेफरेबल नहीं है। लेकिन ये मतलब गूगल और गिटहब या आप किसी प्रोवाइडर से अगर लॉगिन कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी है करना, और ये क्या है थोड़ा टफ है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसीलिए जस्ट आपके जानने के लिए हम लोग ये वाला सेक्शन करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर में। तो हम लोगों को क्या करना है क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर में, मतलब आप किसी भी
वेबसाइट में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विद गूगल होता है, गिटहब होता है, और एक आप क्या करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो यूज़र नेम पासवर्ड दे के आप लॉगिन करते हैं अपने से लिख के, वो होता है क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर का लॉगिन। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट जेएस में देखिए auth.ts फाइल में इन लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों को प्रोवाइडर को बताना पड़ेगा। प्रोवाइडर में बहुत सारा प्रोवाइडर्स हो सकता है, मतलब एक सिंगल एप्लीकेशन में ऐसा पॉसिबल हो ही सकता है कि आप क्रेडेंशियल से भी लॉगिन करने का ऑप्शन देना चाहते हैं, गूगल से भी लॉगिन करने का ऑप्शन देना चाहते हैं, और गिटहब से भी लॉगिन करने का ऑप्शन देना चाहते हैं। तो प्रोवाइडर्स क्या होता है कि एरे होता है, इसमें आप क्रेडेंशियल्स और भी, अगर आप गूगल से लॉगिन करना चाहें, फेसबुक से लॉगिन करना चाहें, ट्विटर से लॉगिन करना चाहें, गिटहब से लॉगिन करना चाहें, तो आप कैसे करेंगे। तो अलग अलग प्रोवाइडर्स आप सिंगल एप्लीकेशन में दे सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल ही दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। ये एक वेबसाइट है प्रिज्मा, मतलब एक सर्विस है जो हम लोग आज के लेक्चर में यूज़ करने वाले हैं। तो आते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे गिटहब का ऑप्शन है, गूगल का ऑप्शन है, और अपने से ईमेल और पासवर्ड भी आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं गूगल से लॉगिन करता हूँ, कोड लोकल से मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। थोड़ा टाइम ले रहा है, तब तक हम लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो क्रेडेंशियल्स आप एरे में पहला जो एलिमेंट डाल रहे हैं, इससे क्या हुआ कि ये क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने के लिए आपको दे देगा जगह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लॉगिन हो गया है। ठीक, तो हम लोग इसको अभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग प्रोवाइडर्स में आते हैं, और सबसे पहले हम लोग का क्या है, क्रेडेंशियल्स है। क्रेडेंशियल्स ये रहा क्रेडेंशियल्स, और इसमें हम लोग आईडी दे सकते हैं। आईडी हम लोग का हो जाएगा क्रेडेंशियल्स, और नेम हो जाएगा क्रेडेंशियल्स, और क्रेडेंशियल्स में हम लोगों को क्या क्या देना है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से होगा, हम आपको दिखाते हैं। तो मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपका एक लॉगिन फॉर्म होगा, ठीक है, और लॉगिन फॉर्म के अंदर आपके पास दो फील्ड्स होंगे। ठीक, यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आप ईमेल भी दे सकते हैं और अपना यूज़र नेम भी दे सकते हैं। आपका ऐसा कुछ नहीं कि ईमेल ही देना पड़ेगा, यूज़र नेम ही देना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑब्वियसली आप अपना क्या देंगे, पासवर्ड देंगे। ठीक है, तो मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वहाँ पे हम ये क्रेडेंशियल्स में डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते कि ईमेल होगा। ठीक है, क्रेडेंशियल्स में आप जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में तो आपको दिखेगा कि देखिए इसने क्या किया है, ईमेल डायरेक्टली दे दिया। तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे एक ऐसा चीज़ हो जो आपका ईमेल भी एक्सेप्ट करे और क्या एक्सेप्ट करे, एक यूज़र नेम भी एक्सपेक्ट करे। तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफायर दे रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली एक पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें क्रेडेंशियल्स में आनी चाहिए। क्या क्या आनी चाहिए, एक आइडेंटिफायर रहेगा और एक क्या रहेगा, पासवर्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन है यहाँ पे देखिए, ऑथोराइज। ये ऑथोराइज फंक्शन क्या करता है, अगर हम लोग आते हैं इसमें, ऑथोराइज फंक्शन क्या करता है, तो एक असिंक फंक्शन है, असिंक, और इसमें हम लोग क्रेडेंशियल्स जो आएगा वो पास डाउन होगा क्रेडेंशियल्स। और ठीक है, तो ये जो आप क्रेडेंशियल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आपका फ्रंट एंड से क्रेडेंशियल्स पास होगा तो वो क्रेडेंशियल्स क्या होगा, यहाँ पे इस फंक्शन में अपने आप पास होगा, और यहाँ पे अपना ऑथराइजेशन का जो भी आपका लॉजिक है वो आप लिख सकते हैं कि पासवर्ड को आप डेटाबेस से मैच करा रहे हैं, ईमेल है या नहीं है, वो सारा चीज़ आप कहाँ कर सकते हैं, इस वाले फंक्शन में कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने बहुत ही मतलब छोटे में इस चीज़ को बता दिया है। तो हम लोग का और भी थोड़ा चीज़ रहेगा कि हम लोग पासवर्ड चेक करेंगे, ईमेल या यूज़र नेम जो भी आ रहा है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करना चाहिए ना, वरना हम लोग कैसे चेक करेंगे उस चीज़ को है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को चेक करनी पड़ेगी। अब उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए। बात वहीं पे आके रुकी कि डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस के लिए ही हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, तो प्रिज्मा यूज़ करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक नया अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो नाम हम लगते हैं इसका नेक्स्ट ऑथ लर्न। ठीक है, और यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ।
ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि अभी प्रिज्मा ने अपना पोस्टग्रेस का जो डेटाबेस है वो अभी तुरंत मतलब बहुत ही कम दिन पहले लॉन्च किया है। और ये मतलब कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो डेटा स्टोरेज है वो फ्री देता है, इसलिए मैं आपको आज यूज़ करके दिखा रहा हूँ। वरना हम आप चाहे तो मोंगोडीबी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे यहाँ से हमको ये पूरा चीज़ करना है, ये पूरा सेटअप हम लोग कैसे कर सकते हैं इस डेटाबेस का, वो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। मुझे एक .env फाइल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे .env.local है वैसे .env फाइल बनाना पड़ेगा .env, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग ये कमांड रन करेंगे। ये क्या करेगा आपका, देखिएगा भाई, ये इंस्टॉल करेगा चीज़ों को कुछ कुछ। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्रिज्मा जो है वो इंस्टॉल नहीं किया अपने लैपटॉप मतलब एप्लीकेशन में। तो यहाँ से हम लोग अपना प्रिज्मा इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आ गए अपने प्रिज्मा की वेबसाइट पर, और यहाँ पे हम लोग प्रिज्मा को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो आते हैं और इंस्टॉल करते हैं प्रिज्मा को अपने एप्लीकेशन में। तो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम लोगों को ये npx प्रिज्मा इनिट को रन कराना है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है, ठीक है, कि नॉट अ फंक्शन। ये एक मतलब कॉमन एरर है, और ये क्यों आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिज्मा जो है ना, अगर आप देखेंगे तो मेरा जो नोड वर्जन है, यहाँ पे मेरा नोड वर्जन है वो 23.1.0 है, ठीक है। तो प्रिज्मा अभी इस वर्जन के लिए कंपैटिबल नहीं है। प्रिज्मा अभी 18 डॉक्स में जाके आप इसका देख सकते हैं 20 तक के लिए कंपैटिबल है। तो अगर आपके सिस्टम में 20 ही नोड का वर्जन है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मेरे लैपटॉप में तो इंस्टॉल्ड है, तो मैं उसको चेंज करके यूज़ करूँगा। तो हम लोगों ने ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने Next.js के ऐप को सेटअप किया। उसके बाद हम लोगों ने ये नेक्स्ट ऑथ को सेटअप किया, अपने एप्लीकेशन में इंस्टॉल किया, सारी फाइल्स बनाई, और उसके बाद कैसे करके हम लोग क्रेडेंशियल्स को बना सकते हैं वो हम लोगों ने देखा ये पूरे लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटाबेस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे अपने एप्लीकेशन में प्रिज्मा का यूज़ करके, ठीक है। प्रिज्मा ने अभी अपना एक नया डेटाबेस का सर्विस लॉन्च किया है पोस्टग्रेस में, तो हम लोग वो यूज़ करेंगे आज मतलब अपने एप्लीकेशन में साइन इन करने के लिए या किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग अपना डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे कैसे करके प्रिज्मा के थ्रू होता है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और आपका कोई भी सजेशन है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।